हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। और आज आप सब ने आकर हमारी खुशियों को डबल ट्रिपल चौगुना कर दिया है। और आज हम सब बहुत बहुत हैप्पी हैं बिकॉज टुडे इज़ द फाइनल फेज ऑफ आवर लाइफ। बट आई नो इट्स नॉट अ एंड। बट आप सबके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से। तो जैसे कि आपने बॉलीवुड में बहुत सारी बायोपिक देखी होंगी, ऑटोग्राफी देखी होगी, बहुत सारे ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ देखी होंगी, तो इसी तरह हमारी भी लाइफ की एक ट्रू स्टोरी है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, विच आई विल शो यू इन नेक्स्ट मोमेंट ऑफ आर पिक्चर्स। अरे अरे अरे, ये तो हम फ्यूचर में आ गए। ओहो सॉरी गाइज, लेट्स गेट बैक, फ्लैश बैक ऑफ आवर मेमोरीज। तकरीबन 60 साल पहले 1965 अलीगढ़ के गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। उस दिन मंगलवार था और हनुमान जयंती का दिन था, तो सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि इस बच्ची का नाम हम पवन सुत्र हनुमान के नाम पर रखेंगे, पवन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम इनका रहा। जैसा नेम वैसा इनका चंचल होना तो बनता ही था। जैसे हनुमान जी मस्त मौला रहते थे, वैसे इनकी भी मस्तियाँ कुछ कम नहीं थी। इनका बचपन ननिहाल में गुजरा। इनको बचपन से ही भजन कीर्तन में मन लगता। जब नानी को आसपास के घर से गीतों या कीर्तन का बुलावा आता तो साथ में चली जाती और नानी बेटी घर आकर उन्हीं भजनों को याद कर कर के गाती। भजन गाकर स्कूल में अवार्ड जीतने से लेकर दूसरे के खेतों में आम और बाकी चीज़ें तोड़कर खाने में भी एक्सपर्ट थी। सारे मामा मामी की लाडली, फैशन में मशहूर, ननिहाल में पैसों की कोई कमी ना देखी। लेकिन नाना जी की खूब डांट मिलती क्योंकि दूसरे के खेतों में मस्ती करती और शिकायतें घर पर तो सुनने को मिलती ही थी ना। मौज मस्ती बेफिक्रा अंदाज कब 18 की साल में ले आया पता ही ना चला। माँ ने भी एक मांग रखी, मेरा दूसरे नंबर वाला जमाई पैसे भले ही कम कमाता हो लेकिन दिखने में बड़ा ही सुंदर हो। लेकिन माँ को क्या पता था वो रूप रंग नहीं, इनकी किस्मत में दुख मांग रही है। मौज में पली लड़की जिनके घर गई उनका पहले से ही सब कुछ लुटा हुआ था। सोच से लेकर मेहनत से डरने वाले लोग मिले लेकिन किसी से कुछ ना कहा, अकेले जीना सीखा। बहू से सभी को एक ही चीज़ चाहिए थी, कुल का चिराग, जिसके चलते 2 बेटियों का जन्म हुआ, रितु और गोलू। कुछ समय बाद दिल्ली आकर रहना सहना शुरू किया तो पता चला पैसे की भी ज़रूरतें बढ़ने लगी। लेकिन पति तो घमंड में चूर था, जिसे हर काम छोटा लगता सिवा भूखा मरने के। लेकिन पवन के तो नाम में ही मेहनत, संघर्ष और कठिनाई लिखी थी। उनकी प्यार भरे स्वभाव ने हार ना मानी और बच्चों को पालने से लेकर घर में छोटे मोटे काम पकड़ती, जैसे स्वेटर बनाती, कभी गुड़िया बनाती। छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों को भी देखती और परिवार को भी चलाती। कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा हुई तो उन्हें 2 ट्विंस हुए, जिसमें उनका एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बेटे को वो खो बैठी और अगेन बेटी बची, जो बहुत ही चंचल और शैतान थी, जिसका नाम स्वाति रखा गया। लेकिन कहते हैं ना, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, जिसे 2 बच्चों को और लाना था। पति का अत्याचार इतना था कि शरीर पे लगने वाली चोटें भी चीख चीख कर सब बताती, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ ना कह पाती। सबने बेटियों का साथ सोचकर अपना अपना पीछा छुड़ाया, जहाँ पर कोई मायके या ससुराल वाला साथ खड़ा ना नजर आया। जब 4 बेटी पैदा हुई तो घर में मातम मच गया और इस सब का इल्ज़ाम उन्होंने अपनी बहू के सिर पे लगाया। रात भर माँ के पिटने की आवाज़ सबके कानों में गूंजती रही। बेटियाँ रोती रहीं लेकिन कोई मदद के लिए सामने खड़ा ना पाया। इन सब दुखों को अपनी ज़िंदगी मानकर अंधेरे में कट रही थी। घर में पैसों की तंगी इतनी थी कि भूख में सोना और मोमबत्ती तक का घर में ना होना आम बात लगती। फिर एक दिन ऐसा आया जिसका इंतज़ार सब कर रहे थे। जो कलंक और ताने थे वो सब मिट गए और छोटा सा मोटा सा मन्नू हम सभी की लाइफ में आ गया। भगवान ने कृपा तो कर दी लेकिन हालात वही रहे। जैसे जैसे समय बीतने लगा परिवार का खर्चा भी बढ़ने लगा।
स्कूल की फीस नहीं जाती, प्रिंसिपल रोज घर भगाती, दूध घर नहीं आता, सब्जी देखने को ना मिलती। जब वह अपने नाकामयाबियों का इल्ज़ाम माँ और बच्चों पर लगा लगा कर थक जाता तो भगवान की मूर्तियाँ और रामायण जलाता। गोपाल जी को गली में फेंकता तो कभी शालिग्राम की शामत आ जाती। ये सब जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का बोध राम सेतु बनाते हुए याद आया, इसी तरह से पवन के बचपन का हुनर अब परिवार के काम आया। आवाज़ में सच्चाई, भगवान की मिली राह से परिवार के दिन ठीक होने लगे। तभी निकुंज शर्मा सभी की लाइफ में आए। देखते ही देखते हालात खुद पे खुद सुधरने लगे। देखते ही देखते सारे दुखों का अंत होने लगा। बाप से लेकर दामाद तक सब अपने आप लाइफ से जाने लगे और फिर तो पवन को कोई रोकने वाला ही नहीं था। कमाने का जुनून, किराया देना, परिवार को पालना, बच्चों को पढ़ाना, सारी जिम्मेदारी अपनी लगने लगी और भगवान आगे आगे और खुद पीछे पीछे बढ़ने लगे। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस घर में कभी रोटी नहीं मिलती थी उस घर में मेवा मिलने लगी। एक एक करके सारी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू किया। पहले दूसरे नंबर वाली बेटी की शादी करी, फिर तीसरे नंबर वाली बेटी की शादी करी, फिर एक अपना छोटा सा घर बनाया। बड़ी बेटी ने घर को बड़ा बेटा बन के संभाला। चारों बेटियां एक के बाद एक दूसरे की जिम्मेदारी संभालने और करने में लगी रहीं। जब घर के हालात बदलने लगे तो लोगों के बर्ताव भी बदलने लगे। जहां कार्ड पहले रिश्तेदारों के घर फेंक दिए जाते थे, अब वो कार्ड सीधा घर पे आने लगे। घर बनाने और परिवार को एक साथ रखने में थोड़ा कर्जा तो हुआ, लेकिन ईमानते ही देखते हालात खुद पे खुद सुधरने लगे। देखते ही देखते सारे दुखों का अंत होने लगा। बाप से लेकर दामाद तक सब अपने आप लाइफ से जाने लगे और फिर तो पवन को कोई रोकने वाला ही नहीं था। कमाने का जुनून, किराया देना, परिवार को पालना, बच्चों को पढ़ाना, सारी जिम्मेदारी अपनी लगने लगी और भगवान आगे आगे और खुद पीछे पीछे बढ़ने लगे। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस घर में कभी रोटी नहीं मिलती थी उस घर में मेवा मिलने लगी। एक एक करके सारी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू किया। पहले दूसरे नंबर वाली बेटी की शादी करी, फिर तीसरे नंबर वाली बेटी की शादी करी, फिर एक अपना छोटा सा घर बनाया। बड़ी बेटी ने घर को बड़ा बेटा बन के संभाला। चारों बेटियां एक के बाद एक दूसरे की जिम्मेदारी संभालने और करने में लगी रहीं। जब घर के हालात बदलने लगे तो लोगों के बर्ताव भी बदलने लगे। जहां कार्ड पहले रिश्तेदारों के घर फेंक दिए जाते थे, अब वो कार्ड सीधा घर पे आने लगे। घर बनाने और परिवार को एक साथ रखने में थोड़ा कर्जा तो हुआ, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के चलते वो भी 1 साल में पूरा उतर गया। यहाँ देखते ही देखते मन्नू बेटा भी बड़ा हुआ, क्योंकि सभी की नज़र बेटे के संस्कार पर थी, तो बेटे को भी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास हुआ। छोटी सी ही उम्र में जिम्मेदारियों का एहसास और पैसों का अभाव, उसे सब कुछ अच्छे से मालूम था। जिन बड़े स्कूलों में एडमिशन लेना और फीस देना ही एक सपना सा लगता था, उन स्कूलों में अपनी पढ़ाई के दम पर स्कॉलरशिप लाकर एडमिशन लेना और 12th क्लास से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और अपने छोटे छोटे ट्यूशन फीस को खुद निकालना। जहाँ कॉलेज में उसको बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफ़र आते, बड़ी बड़ी कंपनियों में सिलेक्शन हो जाता, लेकिन छोटी कंपनियों को ही अपना गोल बनाता, क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा करने को मिलता, जहाँ पे वो 12-12, 14-14 घंटे बिताता और कम सैलरी में बहुत कुछ सीख जाता। अब बड़ा भाई इतना मेहनती हो तो छोटे भाई को तो इंस्पिरेशन मिलेगी ही ना। निकुंज को भी यही इंस्पिरेशन, यही डेडिकेशन देखने को मिलती, जहाँ पे वो अपने लिए एक नया गोल बना सका। और जिस स्कूल में पूरे दुर्गापुरी के बच्चे लाखों रुपए फीस देकर पढ़ते, वहाँ पर वो फ्री 12th तक एडमिशन लेकर आया अपने मार्क्स के बंदम। धीरे धीरे स्कूल में अपना नाम बनाता चला गया। कोई उसे ऑलराउंडर बुलाता तो कोई उसे साइंटिस्ट और कोई उसे जीनियस, और माँ तो उसे प्यार से इंजीनियर साहब बुलाती, क्योंकि इतना ज़्यादा टैलेंटेड था
कि सब लोग उससे डरने लगे। जहाँ पर छोटी उम्र में होने के बाद भी भैया के साथ मेट्रो के मेल कोच में बैठा करता था, उसके साथ खाना, उसके साथ पीना, उसके साथ सोना, ट्रू लव वर्ड्स की तरह इन दोनों का बॉन्ड पूरी फैमिली जानती थी। फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लक्की था निकुंज शर्मा। इतना ही नहीं, सबका दादा भी था। पूरी फैमिली में हम सब पिटते थे मम्मी से, लेकिन निकुंज को कोई छू भी नहीं सकता था। जिस घर में बड़े सपने देखना एक पाप लगता था, अब उस घर में फॉरेन ट्रिप्स की प्लानिंग होने लगी। उस घर में बोलते ही सब कुछ, उसके बोलते ही सब कुछ हो जाता था, मानो कि जैसे कि वो सबको तथास्तु करने के लिए बैठा रहता था। हर जगह सिर्फ उसकी तारीफ सुनते और करते रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया जब घर का बड़ा बेटा बनी रितु शर्मा की भी शादी हुई। घर में बचे 3 बच्चों को जब माँ सोते हुए देखती तो भगवान से बस यही दुआ करती, मेरे परिवार को बनाए रखना। बिना भगवान के एक कदम भी ना चलती, ना सोचती, ना बैठती। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सबसे मुश्किल रोल अपने सबसे प्रिय भक्त को देता है। और ऐसा ही दिन हमारी भी सभी की लाइफ में आया। वो हर दुख से लड़ गई क्योंकि उनका परिवार साथ था, उनके बच्चे साथ थे। लेकिन जब वो मुसीबत उनके बच्चे पर ही आई तो वो ना खुद को संभाल सकी ना परिवार को, और पूरा परिवार बिखरा हुआ देखकर वो रात दिन यही सोचती, अपने बच्चे की यादों में खोई रहती और लोगों की बातें याद करती। वाह, कितने लकी हो आप, काश ये बच्चा मेरा होता, काश ये बच्चा मेरा होता। आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, निकुंज आपका बच्चा है। इतने सारे सपने जो उसके लिए देखे थे, सोचे थे, जो उससे चाहे थे, सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। शायद आज वो होता तो अरमानी के टॉप क्लास सूट में वो दूर खड़े होकर मन्नू पे हंस रहा होता, भैया आप कैसे लग रहे हो। आज वो होता तो शायद बहुत सारी चीज़ें अलग होती। उसका फेवरेट डायलॉग, मम्मी आपने तो सिर्फ एक ही हैंडसम बॉय को जन्म दिया है, उसके बहुत सारी चीज़ें आज बहुत ही अलग लेवल पे चल रही होती। आज सबसे ज़्यादा खुश वो होता क्योंकि उसके फेवरेट ब्रदर की शादी हो। अपने नाम की भी जिम्मेदारियां निभानी थी, तो पवन नाम से शक्ति लेकर एक दूसरे को संभाला। बाकी के 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी तो पूरी करनी थी। फिर से भगवान से लड़ झगड़ कर रिश्ता संभाल कर और फिर से उठ खड़ी हुई और अपने दोनों बच्चों के जीवन को देखा। अब बेटे के कंधे पर बहन की शादी और बड़ा घर लेने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए उसने 20-20 घंटे काम किया। उधर माँ ने रिश्तों को देखा, खोजा, संभाला और 1 साल पहले अपनी छोटी बेटी को विदा किया। और आज इस घर से एक और बेटी जुड़ने जा रही है, जिसने हमारी इस स्टोरी को काफ़ी देखा है और महसूस किया है। और अब M² की बारी है, उन्हें अपना घर बसाना है, जो कहीं ना कहीं उनकी माँ का भी सपना है। दुर्गापुरी में एक बड़ा घर लेना है, तीनों को खुशी खुशी रहना है। चारों बेटियां इस घर से अपनी पूरी जिम्मेदारियां करके गई हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने घरों को भी संभाल रही हैं। आज पवन जी की लाइफ के 60 साल कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। अपने बेटे बहू के साथ अपने घर में रहेंगी और फिर ये पिक्चर देखेंगी लाइव।